हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं निशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह सेशन हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी का संघर्ष, गांधी युग, यानी इसमें इनके द्वारा किए गए सभी आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और इनके संघर्षों को हम देखेंगे। जो एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, इसको भी देखेंगे और गांधी जी का एक जीवनी के तौर पे भी देखेंगे। तो यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि विजुअल और ग्राफिक्स के तरीके से भी देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपका सेशन कैसा लगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की हमारे सेशन की। तो गांधी युग, कब से कब तक युग को गांधी युग मानते हैं? तो 1869 से लेकर 1948, क्योंकि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर को और इनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। इसीलिए इसको गांधी युग कहते हैं। मोहनदास से महात्मा तक का ऐतिहासिक सफर, जैसे गांधी जी को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब ये कैसे एक मोहनदास महात्मा बना था, अपने संघर्षों के दम पर लोगों को आवाज़ उठाकर। इस चीज़ को मैं इस वीडियो में और इस क्लास में कवर करने वाले हैं, और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको इसमें लिया गया है डिस्क्रिप्टिव तरीके से। इसी को एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है गांधी जी का परिचय। इनका परिचय, व्यक्तिगत परिचय क्या है, तो इसकी हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। तो इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात। गुजरात राज्य में पोरबंदर जगह है, वहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके माता और पिता, मतलब इनके माता कौन थी? माता थी पुतलीबाई और इनके पिता का नाम था करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी इनके पिता हुआ और इन पुतलीबाई इनकी माता हुआ करती थी। नेक्स्ट है इनका परिवार के बारे में देखें। इनकी पत्नी है कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, जिसका चारों का नाम पूछ लेता है। हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। नाम नहीं पूछता है वैसे एग्जाम में, ज़्यादातर कितने पुत्र थे ये पूछ सकता है। और एक गोद ली गई पुत्री भी थी, जो लक्ष्मी पुत्री थी, इसको महात्मा गांधी ने गोद लिया था। बाकी राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे और दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय थे। मतलब महात्मा गांधी इनके विचारों को मानते थे और इनको अपना राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु समझते थे। अगर गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है, तो गांधीवादी दृष्टिकोण की बात करें तो गांधीवादी दृष्टिकोण कैसे कैसे मिलाकर होता है, सबका इंटरेक्शन लेकर। तो अहिंसा और राज्य विहीन समाज, यानी गांधी जी अहिंसा के तो पुजारी ही थे। तो ये गांधीवादी विचार में तो सबसे पहले अहिंसा ही आएगा ही। दूसरा, जमीनी हकीकत और संवैधानिक दायरा, यानी हम अपने दायरे में रहकर कैसे अपने आवाज़ को उठा सकते हैं, ये गांधीवादी विचार था। और तीसरा था सत्य और आत्मशुद्धि का मार्ग, मतलब हम कोई भी कार्य को सत्य यानी सच्चे तरीके से अपने लगन से करके उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मशुद्धि, अपने आप में सुधार कर सकते हैं दूसरों की बजाय। ये इसमें आध्यात्मिक तरीके से, यानी इसका आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राम राजचंद्र। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। राजनीतिक हो गए, दार्शनिक हो गए और आध्यात्मिक गुरु हो गए। ये आप लोगों को स्लाइड क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, मतलब जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे तो उस समय कैसे एक राजनेता का जन्म हुआ था, कैसे गांधी उभरे थे वहाँ पे जाकर। एक छात्र को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को कैसे पहचान मिली थी, इसमें हम देखने वाले हैं। तो जहाँ एक नेता का जन्म हुआ था, ये आपको ट्रेन की टिकट दिखाई गई। इनको ट्रेन से पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन था, इसको ट्रेन से धक्का देकर इनको बाहर निकाल दिया गया था। तो गांधी जी के लाइफ का ये यू टर्न था, मतलब क्या टर्निंग पॉइंट था ये घटना जो था। ये घटना क्या था? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। ये पूछता है किसका केस लड़ने गए हुए थे। वहीं पर फर्स्ट क्लास का वेट टिकट होने के बावजूद, यानी ये बिना टिकट के नहीं, टिकट होने के बाद भी, हमारे यहाँ तो बिना टिकट के भी लोगों को धक्का देकर बाहर नहीं फेंका जाता है, होने के बावजूद भी केवल रंग भेद के कारण ट्रेन से धक्के मारकर बाहर फेंका गया। क्योंकि गांधी जी काले थे, क्योंकि अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट का चलता था, काले लोगों से भेदभाव करते थे वहाँ पे गोरे। तो इनको ट्रेन से धक्का मारकर फेंक दिया गया। परिणाम क्या हुआ? व्यक्तिगत अपमान को सार्वभौमिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई में बदलने का संकल्प। उसी दिन गांधी जी ने ठान लिया था कि ये जो भेदभाव होता है, इसको मैं कहीं ना कहीं इसको समाप्त करके ही रहूँगा। और एक आम वकील का जननायक में परिवर्तन है। तब से वो एक लोक नेता, जन नेता, मतलब लोगों के नेता और उनकी आवाज़ उठाने का काम
उन्होंने उसी टाइम संकल्प ले लिया था अपने मन में कहीं ना कहीं। तो 1893 की घटना है, जगह पूछ ले तो पीटर्सबर्ग है। नेक्स्ट, सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका 1893 से लेकर 1914 सत्याग्रह की प्रयोगशाला के तौर पे देखा जाएगा। संगठन है, विचारधारा है, प्रशिक्षण है। इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो इसको आप लोग देखिएगा। संगठन, नटाल इंडियन कांग्रेस, मतलब संगठन की स्थापना 1894 में भारतीयों को राजनीतिक रूप से एकजुट किया। मतलब भारतीय लोगों को एकजुट करने का काम 1894 में इन्होंने कर दिया था। विचारधारा क्या थी, यानी इनकी ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, मतलब 1903 में एक पत्रिका लिखा, मतलब इंडियन ओपिनियन का। और 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज नामक उन्होंने एक पुस्तक की रचना करी थी। मतलब अपने विचारधारा इनका क्या था, इनका आइडियोलॉजी क्या था, इस पे इन्होंने एक किताब लिखा और एक पत्रिका लिखा। और प्रशिक्षण में आप देखेंगे तो फिनिक्स आश्रम 1904 और टॉर्च लाइफ 1910 सत्याग्रहियों को शारीरिक और मानसिक अनुशासन सिखाने वाली अकादमी। यानी इन्होंने 2 अकादमी भी शुरू करी थी। दोनों अकादमी क्या था, फिनिक्स आश्रम और टॉर्च लाइफ 1914 में और 1910 में लोगों को प्रशिक्षण के लिए। 1906 में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने किया था। और 1914 तक अधिकांश रंग भेद कानूनों को रद्द करवाना। यानी 1906 में इनका पहला सत्याग्रह हुआ था, 1914 में रंग भेद के कानूनों को नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्वदेश वापसी। यानी वहाँ पे गांधी जी का जो आंदोलन था, जो सत्याग्रह था, वो कहीं ना कहीं सफल ही रहा। तो इसके बाद इन्होंने स्वदेश वापसी कब करी थी, तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापसी की। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यानी प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी जिस दिन भारत आए थे उसी को लेकर प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गोखले जी की सलाह थी, पूरे भारत का भ्रमण करो, अपनी आंखें और कान खुले रखो लेकिन मुंह बंद रखो। यानी इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनका संदेश था कि आप पहले लोगों के बीच जाइए, उनके मतलब सिद्धांतों को, उनके तकलीफों को, उनके मतलब विचारधारा को समझिए, तभी आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, उनके मतलब क्या उनके साथ चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध था उस टाइम। एम्बुलेंस सेवा में योगदान के लिए अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। मतलब इन्होंने एम्बुलेंस सेवा दी थी, एम्बुलेंस सेवा में योगदान के लिए केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई थी। इन्होंने इस उपाधि को इन्होंने ठुकरा दिया था। कब ठुकराया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने इस उपाधि को अंग्रेजों को लौटा दिया था। शुरुआती दौर में ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर विश्वास, यानी शुरुआती दौर में गांधी जी को कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश प्रणाली की न्याय प्रणाली, इनको न्याय पे विश्वास था कि कानूनी तौर पे इस चीज को लड़ा जा सकता है। इसको अब आगे बढ़ते हैं। भारत में शुरुआती प्रयोग, द टेस्ट रन, मतलब 1917 से 1918। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद में 1918, खेड़ा 1918। यानी गांधी जी का ये 3 शुरुआत कहाँ से किए थे, चंपारण की भूमि से किए थे। मुद्दा क्या था, 3 कठिया पद्धति, नील की खेती कराई जाती थी और नील की खेती का जो करों का जो वसूल करते थे, और वहाँ पे जो श्रमिक जो करते थे उनके साथ जो अन्याय होता था, ये उसका था। रणनीति क्या थी, भारत में पहला सत्याग्रह डेटा कलेक्शन अभियान था, और इसमें बतख मियाँ ने जहर वाले दूध से गांधी जी का जान बचाई थी। दूसरा, अहमदाबाद 1918, मुद्दा था मिल मजदूरों का प्लेग बोनस। और इसमें रणनीति गांधी जी ने क्या बनाई थी, पहले भूख हड़ताल 3 दिन तक करी थी इसके खिलाफ। और गांधी जी ने बहुत बार भूख हड़ताल किया है। गांधी जी का मुख्य हथियार भूख हड़ताल ही रहा था। और खेड़ा आंदोलन किस लिए हुआ था, तो किसानों के लिए हुआ था, फसल बर्बाद होने के कारण। इसमें पहला सहयोग सरदार पटेल बाद में जुड़े थे। यानी पहले गांधी जी के द्वारा हुआ था, फिर इसमें खेड़ा आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े थे, लेकिन इन्होंने बाद में जुड़े थे। बोले आप पहले चलिए, मैं पीछे से आता हूँ। 1919 रोलेक्ट एक्ट, यानी
विश्वास टूटा गांधी जी का अंग्रेजी हुकूमत से, उनके न्याय प्रणाली से। पहले ऊपर बताया गया था गांधी जी को उनके न्याय सिस्टम पे विश्वास था कि कहीं ना कहीं न्याय दिया जाएगा। रोल 1919 मार्च 1919 रोलेट, जिसे काला कानून कहा गया। ना अपील, ना वकील, ना दलील, यानी बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, केवल शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और हिरासत में किया जा सकता है। विरोध में 6 अप्रैल को राष्ट्रीय अपमान दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 79 लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। पूरे देश में आत्मा छलनी करी थी। मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था ना, तो यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को सभा के अंदर सबको एक साथ घेर कर इसमें जनरल डायर ने फायरिंग शुरू कर दी थी और इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। और ये घटना केवल गांधी जी ही नहीं, पूरे देश में एक आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी, जिस तरीके से लोगों को मारा गया था। तो गांधी जी का ब्रिटिश न्याय प्रक्रिया से भ्रम हमेशा के लिए टूट गया और उन्होंने जो केसर ए हिंद की उपाधि इसको मिली थी, इनको एम्बुलेंस सेवा के लिए, इन्होंने यह उपाधि अंग्रेजों को वापस दे दी। रखो अपनी उपाधि अपने पास, ऐसा मतलब करके। सहयोग और खिलाफत, मतलब खिलाफत आंदोलन, सहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था जिसमें ये जनता को शामिल किए थे। तो इसकी सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 की। इसमें गांधी जी का नारा दिया गया था, 1 वर्ष में स्वराज। इसमें बात करें तो खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़कर हिंदू मुस्लिम एकता, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। लेकिन गांधी जी का इसमें मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लोग अपना अलग से लड़ना चाहते थे, तो गांधी जी में ये था कि हिंदू और मुस्लिम को कैसे एक साथ मंच पे लाएं और अपना जो स्वतंत्रता की लड़ाई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, उसको और मजबूत करे। उस चीज़ को हिंदू मुस्लिम को एक कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो इसका मास्टर स्ट्रोक रहा था। इसी के बीच चौरा चौरी हत्याकांड हो गया और इनका असहयोग आंदोलन वापस लेने का एक कारण बन गया। गोरखपुर में उग्र भीड़ द्वारा थाने में आग, 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यानी असहयोग आंदोलन के खिलाफ जा रहे थे और वहीं गोरखपुर में थाने में लोगों ने, जो आंदोलन में थे उग्र भीड़, उन्होंने आग लगा दी। और गांधी जी का जो विचारधारा था, अहिंसा था, शांति से आंदोलन करने का था, ये इसका उल्लंघन हुआ। गांधी जी को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। इसका परिणाम क्या हुआ? 12 फरवरी को गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस लिया। हिंसा को बर्दाश्त न करने का कड़ा संदेश इन्होंने दिया था। एक बार पार्टी टूटने से बचने के लिए 1924 में बेलगाम कर्नाटक में एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। यानी गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष ही बने थे एक बार। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। कब बने थे? 1922-24 में कर्नाटक में जगह बेलगाम था। अहिंसा का बौद्धिक शस्त्रागार, मतलब गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी ही थे, तो इनका शस्त्रागार या हथियार तो अहिंसा ही होगा। तो मीडिया नेटवर्क, यंग इंडिया 1919 में, नवजीवन 1925 में, हरिजन 1933 में, ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का सीधा जवाब। यानी ये इनकी पुस्तिका है जो इन्होंने अलग अलग टाइम पर लॉन्च किया था। साहित्य की बात करें तो गांधी जी हिंद स्वराज किए थे, पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की है उसमें। सत्य के प्रयोग में इनकी आत्मकथा है गांधी जी की, इनकी मतलब पुस्तक आत्मकथा, सत्य के प्रयोग में। चरखा सिर्फ सूत काटने की मशीन नहीं है, ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का सीधा आर्थिक प्रहार है। जो चरखा गांधी जी को मतलब इसका संकेत प्रतीक है। और प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो साबरमती आश्रम, कोचरब आश्रम, सेवाश्रम मानसिक और शारीरिक अनुशासन के केंद्र थे। मानसिक और शारीरिक अनुशासन के केंद्र इनको माने जाते हैं। नेक्स्ट, दांडी मार्च, यानी असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन क्या था? तो दांडी मार्च 1930। एक मुट्ठी नमक से डरा साम्राज्य, यानी इसको आप लोग देखिएगा एक बार। तो इसकी बात करें तो यात्रा, यानी दांडी मार्च यात्रा, नमक यात्रा ही बोलते हैं इसको। तो इसकी 22 यानी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, साबरमती से दांडी तक। इसमें 78 अनुयायी थे, 388 किलोमीटर चला गया।
24 दिन की पैदल यात्रा थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, यानी अवज्ञा करेंगे लेकिन सविनय यानी विनम्रता के साथ। क्यों ये क्यों हुआ? क्योंकि हर भारतीय की मेज से जुड़ा था, इस पर टैक्स लगाना सबसे क्रूर प्रहार था। यानी नमक पर जब टैक्स लगा दिया गया, और नमक तो प्राथमिकता है, कोई भी खाने के साथ आदमी नमक खाएगा ही, तो ये चीज़ गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, इसके लिए इन्होंने नमक सत्याग्रह किया। ब्रिटिश दुविधा, द लॉस्ट ट्रैप। पहला, गिरफ्तार किया तो पूरी दुनिया के अखबारों में मजाक उड़ेगा कि साम्राज्य एक मुट्ठी नमक से डर गया। यानी किसी को अगर गिरफ्तार करता है ब्रिटिश तो लोग उसी पे ही हंसेंगे, भाई ये एक मुट्ठी नमक के लिए ये इसको इतना डर गया कि लोगों को गिरफ्तार करना पड़ गया, ये कैसे शासन करेंगे, कैसे सरकार चला रहे हैं। और दूसरा था, गिरफ्तार नहीं किया तो भारत के करोड़ों लोगों में संदेह जाए कि ब्रिटिश कानून कमजोर हो चुका है। यानी दोनों तरफ इनको ही नुकसान था। गिरफ्तार किया तो फिर अफवाह फैलेगा, गिरफ्तार नहीं किया तो लोग समझेंगे कि साला कमजोर हो गए हैं, और गिरफ्तार कर लिया तो फिर दुनिया समझेगी कि ये इनको गिरफ्तार करना पड़ रहा है। तो इसके लिए समझौते, राजनीतिक और सामाजिक सुधार। तो क्या क्या समझौता हुआ था ये नमक सत्याग्रह को बंद करने के लिए? 1931-32 में ये बात हुआ था। तो ब्रिटिश सत्ता से वार्ता, गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 को दांडी मार्च के दबाव में वायसराय इरविन के साथ दिल्ली समझौता हुआ था। यानी इरविन के साथ दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये कब किया गया था? तो लंदन 1931 में हुआ था, और लंदन में हुआ था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और भीमराव अंबेडकर ही एक शख्स थे जो इन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, बाकी इनके अलावा किसी ने नहीं लिया था, ये एग्जाम में पूछता है। और सामाजिक न्याय की बात करें तो पूना पैक्ट, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यह यरवदा जेल में डॉक्टर अंबेडकर के साथ ऐतिहासिक समझौता था। अंबेडकर के साथ ऐतिहासिक समझौता था। दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल त्याग कर आरक्षित सीटें 71 से 147 बढ़ाई गई थी इसमें। और इसमें कौन सा कार्य हुआ था? 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। और 1934 में कांग्रेस से औपचारिक इस्तीफा दिया था। किसने दिया था? घनश्याम दास बिरला ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ये गांधी जी का करो या मरो, डू और डाई। इसमें बात करें क्रिप्स मिशन 1942 को पोस्ट डेगेट चेक, दिवालिया होने वाले बैंक का चेक कहकर इसको पूरी तरह से खारिज किया था। यानी क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद इन्होंने नारा दिया था करो या मरो। यह हिंसा का आह्वान नहीं था, बल्कि पीछे न हटने की वैचारिक प्रतिष्ठा थी। करो या मरो का मतलब ये नहीं था कि हम डू या डाई, मार देंगे या मर जाएंगे। ये ऐसा था कि हम लोग अपना एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे, अपने मजबूती के साथ आगे खड़ा रहेंगे और आगे लड़ेंगे। ब्रिटिश पलटवार, अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गिरफ्तार किया था। यानी मतलब जो ये जो ऑपरेशन हुआ था, इसको जो लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे या जो गांधी जी के साथ खड़े थे, उनको गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिशों द्वारा। वो तो गिरफ्तार करेंगे ही उसको खारिज करने के लिए, उसको असफल बनाने के लिए। तो अब नेक्स्ट इनका देखिए, बागान 1947 से 48, आज़ादी का जश्न और शहादत। यानी फाइनली गांधी जी इतना संघर्ष करने के बाद इनको अपना मंजिल मिल ही गया। भारत को आज़ाद इनका जो सपना था देखने का वो करा दिया। और शहीद, शहादत यानी वो वाला शहीद नहीं, इनको मार दिया गया नाथूराम गोड्से के द्वारा। दी अल्टीमेट आयरनी, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और पूरे देश में जश्न मनाई गई थी। जिसने आज़ादी दिलाई वो व्यक्ति सत्ता से दूर था, बंगाल में घूमकर, नंगे पैर घूमकर सामुदायिक दंगे शांत करा रहा था। यानी गांधी जी को सत्ता का मोह नहीं था और सत्ता के खेल से दूर थे। इनको ये नहीं था कि मैं भारत को आज़ादी दिलाया हूँ। उस समय आसानी से गांधी जी एक व्यक्ति के तौर पे इतने बढ़ चुके थे कि एक बड़ा पोस्ट या कोई भी बड़ा पद ले सकते थे, और इनको खुशी खुशी लोग दे भी थे। लेकिन गांधी जी को सत्ता का लोभ नहीं था। ये इनकी एक महान शख्सियत गांधी जी की। और द फाइनल डे, यानी गांधी जी का लास्ट दिन, 30 जनवरी 1948। यानी इसको आप ब्लैक डे भी कह सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति, वह महापुरुष, वह शख्सियत जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, अगर वो शहीद होता है तो
जिसको राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया है उनके काम के लिए। बहुत लोग इनको आलोचना करने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन गांधी जी के त्याग की, गांधी जी के बलिदान की, उस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए या कुछ बोल पाए, लेकिन उस टाइम में गांधी जी ने जैसे कदम आगे बढ़ाए, लोगों को एकजुट किया, जो आंदोलन किए उनके एक आध, क्योंकि कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, एक आध उनका डिसीजन थे जिसमें वो अच्छा कर सकते थे या और अच्छा करना चाहिए था। लेकिन एंड ऑफ द डे ओवरऑल गांधी जी की बात करें तो एक सफल राजनेता, सफल व्यक्ति, सफल मतलब उनकी शख्सियत ऐसी आप कह सकते हैं। तो इसकी बात करें तो 30 जनवरी 1948 द फाइनल डे, दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। इनका अंतिम शब्द क्या था? हे राम। या समझ सकते हैं यह व्यक्ति कितना धार्मिक था, जिसके मृत्यु टाइम भी हे राम निकल रहा है। पंडित नेहरू का शोक संदेश, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, राजघाट दिल्ली में समाधि। यानी पंडित नेहरू जी के खास मित्र हुआ करते थे। पंडित नेहरू जी भावुकता में कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अनेक पहचान। महात्मा इनको किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद इनको महात्मा कह के पुकारा था। अर्धनग्न फकीर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा हिराकत और खौफ में विंस्टन चर्चिल ने कहा था। इनको मैन ऑफ द ईयर, टाइम पत्रिका 1930 में दांडी मार्च के वैश्विक प्रभाव पर इनको मैन ऑफ द ईयर की भी उपाधि दी गई थी, नवाजा गया था। बापू या राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर रेडियो से वैचारिक मतभेदों के बावजूद असीम सम्मान का प्रतीक दिया था। इनको राष्ट्रपिता बापू कहा था। इनके और सुभाष चंद्र बोस में राजनीतिक मतभेद थे। भर्ती करने वाला सर्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों की सेना को भेजने पर, यानी भारत से ब्रिटिशों की मदद के लिए उन्होंने सेना भेजा था, इसके लिए इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया था। तो गांधी युग का अंत, लेकिन विचार अमर रहे। इसी के साथ हमारा जो आज का जो सेशन था, ये जो क्लास था, ये समाप्त हुआ। आई होप कि आप लोगों को गांधी जी के बारे में इनके बहुत ही सीखने को मिला होगा। एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन, गांधी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है, वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो इसी के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी अगर आप और चाहते हैं कि इसके एमसीक्यू भी करा दिया जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका एमसीक्यू भी और पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपका सेशन कैसा लगा फीडबैक में कमेंट बताइएगा। हम लोग मिलते हैं तब तक किसी नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।